बच्चों अब ध्यान देना जरा। चैप्टर का नाम है आपके पास लॉज ऑफ मोशन। क्या नाम है चैप्टर का? लॉज ऑफ मोशन, या इसको कुछ जगह पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी बोल दिया जाता है। ये एनसीईआरटी का आपका चैप्टर नंबर 5 है, और वैसे यूनिट देखोगे फिजिक्स की तो यूनिट नंबर 3 है, तीसरी यूनिट हम पढ़ रहे हैं। तो बच्चों इसमें सबसे पहली बात, सब चैप्टर हैं टोटल 3। कितने सब चैप्टर हैं इसमें? 3। पहला सब चैप्टर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, दूसरा फ्रिक्शन, और तीसरा क्या है? सर्कुलर मोशन। हर एक टॉपिक के साथ न्यूटन्स के तीनों नियम आएंगे, कुछ 2-2, 3-3 नए कंसेप्ट निकलते जाएंगे, उनके बारे में 1-1, 2-2 लेक्चर होंगे। तो ये ऐसे मत सोचना कि 1-1 दिन के हैं, लगभग 15 दिन का काम चलेगा इसी चैप्टर को सीखने में और समझने में। सबसे पहला टॉपिक इसमें जो फोर्स के बारे में आप पढ़ोगे वो आया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। कहाँ से आया था वो? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। प्यारे बच्चों, न्यूटन का जो पहला नियम है, वो पहला नियम कहता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में, अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। मतलब ना तो अपने आप डायरेक्शन बदल सकती, ना अपने आप स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बदल सकती, ना अपने आप स्टेट ऑफ रेस्ट बदल सकती। ऐसा कब तक होगा? जब तक उसके ऊपर बाहर से क्या अप्लाई ना कर दो, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दो। ये है पहले नियम की स्टेटमेंट। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए लॉ ऑफ इनर्शिया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इस नियम को ध्यान से देखो ना, अनलेस से पहले अलग कहानी है, अनलेस के बाद एक अलग कहानी है। अनलेस से पहले बात चलती है इनर्शिया की। अनलेस से पहले किसकी बात चलती है? इनर्शिया की। इनर्शिया क्या चीज होती है? ये टेंडेंसी है कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में, अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। पहली बात, पहला पार्ट किसका जिक्र कर रहा है? इनर्शिया का। दूसरा पार्ट जिक्र कर रहा है फोर्स का। किसका जिक्र करने लग रहा है? फोर्स का। कि भाई जो ऊपर वाली चीजें थी ना, वो तब तक ही ऐसी हैं जब तक कोई बाहर से फोर्स ना लगा दिया। तो इसका मतलब ये फोर्स की एक डेफिनेशन बन गई यहाँ से कि भाई फोर्स वो चीज है जो स्टेट ऑफ रेस्ट को बदल दे, जो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को बदल दे, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदल दे। तो पहले नियम के बारे में 3 बात क्या याद रखनी है? पहले तो उसकी स्टेटमेंट, दूसरी बात इस नियम से जो 2 पॉइंट निकले हैं, इस नियम से क्या निकले हैं? जो 2 पॉइंट निकले हैं। एक फर्स्ट पार्ट जो है वो किसकी बात करता है? इनर्शिया की। सेकंड पार्ट किसको डिफाइन करता है? फोर्स को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? फोर्स को डिफाइन करता है। क्या डिफाइन किया उसने? फोर्स को उसने ये डिफाइन किया बच्चों कि जो आपके पास फोर्स है वो एक पुश या पुल है जो चेंज करे या चेंज करने की कोशिश करे, टेंड्स टू चेंज। तमन्ना दीवार को थोड़ी साइड कर दे, तो इस बच्चे ने क्या किया? पुश। अब वो इसका दम था कि इसने दीवार को साइड कर दिया। आप में से कोई नॉर्मल इंसान ऐसा करने की कोशिश करता तो ऐसा नहीं होता। अभी होगी ये दीवार, देखो उसने जहां हाथ रखा था और हाथ से पहले का पार्ट, दोनों में फर्क है। हाथ से पहले का पार्ट थोड़ा आगे है और उसके बाद का पार्ट थोड़ा पीछे है। ये किसकी वजह से हुआ? पुश की वजह से। किसकी वजह से हुआ? पुश की वजह से। और अब मैं बोल दूं दीपांशी दोबारा ले आओ इस दीवार को, तो नहीं आई बच्चों, दीवार दोबारा नहीं आई क्योंकि दीपांशी 2 दिन से बीमार चल रही है, तो अभी मतलब इतनी शक्ति नहीं आई है। तो ये ट्राई तो किया ना, क्या किया? ट्राई किया। मैं सेम बात खुशी को निशिका को बोलता तो ये ट्राई भी नहीं करते, क्यों? इनको पता था ये दीवार वापस से नहीं आनी है। तब फोर्स नहीं था। अगर मैं सोचूं कि मैं यहाँ से आंखें बंद करके सोचूं ये दीवार उधर हो जा तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है बच्चों, ऐसा पॉसिबल है। 2 मिनट बाद बात करेंगे कि पॉसिबल है कि पॉसिबल नहीं है। आओ तो अगली बात।
तो क्या था ये, पुश या पुल, जो चेंज करेगा या चेंज करने की कोशिश करेगा, किसको, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ ए मोशन। वैसे लिख दिया है कि कोई भी जो रिजल्टेंट फोर्स किसी बॉडी पे लगेगा उसके इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। सोने क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। मे का है, मस्ट होना जरूरी नहीं है। क्या है, इट में चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, दोनों को भी तो बदल सकता है, शेप साइज को बदल सकता है। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात करें तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ ए फोर्स। पक्की बात है? उसके बाद आती है यूनिट्स ऑफ फोर्स। क्या आती हैं बच्चों? यूनिट्स ऑफ फोर्स। अगर हम यूनिट्स ऑफ फोर्स की बात करें तो आपको बोर्ड पे ठीक ठाक ढंग से नजर आ रही होंगी। दो टाइप की यूनिट की बात चलती है, तो एब्सोल्यूट यूनिट होती है और एक होती है ग्रेविटेशनल यूनिट। मैंने वैसे नाम रख दिया यहाँ पे अदर यूनिट्स। तो एब्सोल्यूट मतलब जो किसी और पे डिपेंड ना करे। यहाँ आप चाहे लिख लेना ग्रेविटेशनल, जो फैक्टर जी पे डिपेंड करती है, जिसकी एसआई वैल्यू 9.8 है और सीजीएस वैल्यू 980 है। तो एसआई यूनिट क्या है फोर्स की? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे कभी बचपन में सुना होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है तो किलोग्राम, एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर साइंटिस्ट के नाम पे क्या है? न्यूटन। आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी यूज कर सकते हो, आप न्यूटन भी यूज कर सकते हो। सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट क्या है? ग्राम। किलोग्राम की जगह क्या आ गया? ग्राम। मीटर की जगह सेंटीमीटर। सेकंड का सेकंड ही रहता है, सेकंड स्क्वायर। या फिर क्या है? डाइन। दोनों में जो अगर हम बात करें रिलेशन क्या है, तो 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। तो अदर यूनिट्स में चले तो ग्रेविटेशनल में एसआई यूनिट जो है वो किलोग्राम वेट या किलोग्राम फोर्स, जो केजीएफ लिखा है ये क्या है? किलोग्राम फोर्स। ग्राम वेट या फिर ग्राम में फोर्स, ग्राम वेट या फिर ग्राम में फोर्स। 1 किलोग्राम, मैंने बताया ना कि जी फैक्टरिंग के साथ लगा दो तो ग्रेविटेशनल यूनिट्स हो जाती है। कौन सी यूनिट हो जाती है? ग्रेविटेशनल यूनिट। तो 1 किलोग्राम वेट या 1 किलोग्राम फोर्स कितने के बराबर है? 9.8 न्यूटन के बराबर। 1 ग्राम वेट या 1 ग्राम फोर्स कितने डाइन के बराबर है? 980 डाइन के बराबर। तो चाचा कहाँ बैठे हैं? अच्छा, तो सुन ले इसको ध्यान से। 1 जीएफ 980 डाइन के बराबर होती है, तो बच के रहा कर। मैं सुना तू घूमता रहता है इधर उधर। ये फैक्ट याद रख लेना। 1 जीएफ 980 डाइन के बराबर होती है। अब देख ले, तो आज ब्लॉक कर दिए जाते ही। और फिर पूछे कि क्या, तो आज जाते ही, अरे सुन ले, देख शर्मा आ गया ये बेचारे, कितना शर्मा आ गया। अरे देख ले एक बार, वो पूछे कि क्या हुआ तो ये स्टेटस लगा दिए 1 जीएफ = 980 डाइन। अच्छा, ये बात भी सोचने की। चलो बच्चों, सिर्फ मजाक था कि इससे वैल्यू याद रह जाएगी। 1 ग्राम फोर्स कितने के बराबर है? 980 डाइन के बराबर। तो भाई एडिटर को कह देंगे इस बात को काट दे, ऑनलाइन ना जाने पाए, हमारी क्लास की बात थी। अब आ जाओ ना, मैं नहीं। आ जाओ बच्चों अगली बात पे। टाइप्स ऑफ फोर्स। क्या है आगे? टाइप्स ऑफ फोर्स। 2 प्रकार के फोर्स हैं। कितने प्रकार के? 2। एक तो प्रकार नंबर 1, एक प्रकार नंबर 2। देख कितने होशियार बच्चे हैं। पहला क्या है? दूसरा, तो जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मैं यहाँ से एक मंत्र बोलूँगा और दीवार उधर चली जाएगी, ऐसे फोर्सेस को बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कि ऐसे फोर्स विच एक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस, जो एक डिस्टेंस से एक्ट करते हैं। किससे एक्ट करते हैं? डिस्टेंस से।
जादू वाले नाटकों में देखो तो यूं ऊपर से शक्ति आती है या मुंह में से ऐसी शक्ति निकाल देते हैं, और वो कोई उसकी तरफ आता है तो इतनी तेज हवा छोड़ देंगे, वो गाड़ी ट्रक कुछ भी आगे आ रहा होगा वो हवा उसको पीछे धकेल देता है। तो बच्चों सुनोगे, सुनो 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 सुनो, ऐसे फोर्स जो विदाउट कॉन्टेक्ट एक्ट करें उनको क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। तो बच्चों कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में रखी हो तो ही एक्ट करेंगे, उसमें नॉर्मल रिएक्शन है, फ्रिक्शन है, टेंशन है, स्प्रिंग फोर्स है। सारे अपने चैप्टर में आएंगे, सारे अपने चैप्टर में आएंगे। नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो ये वाला फोर्स तो हम पढ़ेंगे इसी क्लास में, अर्थात इसी क्लास का मतलब 11वीं क्लास में। ये तीनों के तीनों पढ़े जाते हैं 12वीं क्लास में। इनमें से ग्रेविटेशनल को तो 9th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि दो ऑब्जेक्ट m1 m2 r डिस्टेंस पे रखी है तो फोर्स आया होगा F = G m1 m2 / r²। तो ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस पे फिर भी एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रखा है? फोर्स। तो वो फोर्स कौन सा है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, जो आपके पास न्यूक्लियॉन्स है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, उनके बीच में जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? न्यूक्लियर फोर्स। फंडामेंटल फोर्सेज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है बच्चों ये। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज पार्टिकल्स के बीच में आता है। मैग्नेटिक फोर्स, ये ऐसा जरूरी नहीं है मैग्नेट्स में हो, चार्ज पार्टिकल्स के बीच में भी हो सकता है जब वो मोशन में होते हैं। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन एक टाइप का कांटेक्ट फोर्स है बच्चों, जब दो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं आपस में? कांटेक्ट में। नॉर्मल का मतलब आ गया वो सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया। नॉर्मल का मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर। ये ग्रीन वाला कोई सरफेस लिया हमने, इस पे कोई बॉडी रखी तो जहां कांटेक्ट आया उसके क्या लगा? ये परपेंडिकुलर। ये यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दो? परपेंडिकुलर। यहां था तो सरफेस के परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर है? सरफेस के परपेंडिकुलर। सर्कुलर बॉडी हो आर्क फॉर्म में तो जो नॉर्मल ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, वो हमेशा सेंटर से पास होता है। कहां से पास होता है? हमेशा वो सेंटर से पास होगा। नॉर्मल ड्रॉ, जैसे मुझे यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करना है तो मैं एक लाइन बना दूंगा, कहां से पास हो रही होगी? जो सेंटर से। तो मुझे यहाँ नॉर्मल बनाना था तो कहां से पास करवा दो? सेंटर से। यहाँ नॉर्मल बनाना था तो कहां से पास करवा दो? सेंटर से। तो ये सारे जो n n n लिखे हैं ये सारे क्या हैं? नॉर्मल फोर्स है बच्चों। समझ आ गई बात ये भी। अगली बात आती है टेंशन। क्या आती है आपके पास? टेंशन। इस टेंशन वाले टॉपिक पे पूरा एक या सवा लेक्चर अपना होगा अलग, मतलब एक लेक्चर में क्या पता पूरा ना हो, तो उसमें सारे में सीखेंगे। ये एक टाइप का इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो ये भी कॉन्टेक्ट ही। स्ट्रिंग की जब खींचने की कोशिश करते हो तो उसके जो एटम्स हैं, उसके जो मोलिक्यूल्स हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को दोबारा अपनी तरफ लेके आने की कोशिश करते हैं। तब जो एक फोर्स डेवलप होता है उस फोर्स का नाम क्या है बच्चों? टेंशन। तो इट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द एटम्स ऑफ ए स्ट्रिंग। कब? जब उसको क्या कर दिया जाए? स्ट्रेच कर दिया जाए। लाइट मतलब मास लेस। इनएक्सटेंसिबल मतलब खींचने से जिनकी लेंथ ना बढ़ती हो, खींचने से जिनकी लेंथ ना बढ़ती हो। उसमें एक रस्सी जब तक होगी उसके हर एक हिस्से में टेंशन सेम मिलेगी। रस्सी बदलते ही टेंशन बदल जाएगी। ऐसे याद रखवाता हूं मैं क्लास में, और आप भी ऐसे याद रख लेना। जब तक रस्सी सेम रहेगी तब तक टेंशन सेम रहेगी। कैसे याद रख लोगे? रस्सी बदली टेंशन बदली, याद हो जाएगा। इसी बात को अंग्रेजी में लिख रखा है। किस में लिख रखा है? अंग्रेजी में। अगर स्ट्रिंग लाइट नहीं है, एक क्वेश्चन करवाऊंगा ऐसा जिसमें लाइट मतलब मास लेस नहीं है, स्ट्रिंग का भी खुद का मास है, तब हर एक पार्ट में टेंशन क्या होगी बच्चों? अलग अलग आएगी। टेंशन हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे एक्ट करती है। कैसे एक्ट करती है? हमेशा अवे। जैसे यहाँ देखो, यहाँ ये ग्रीन वाली रस्सी है, इससे बंधी हुई है तो इस हिस्से में टेंशन देखूंगा तो अवे। यहाँ कांटेक्ट है इससे अवे, यहाँ कांटेक्ट है इससे अवे, यहाँ कांटेक्ट है इससे अवे, यहाँ कांटेक्ट है अवे, कांटेक्ट है अवे।
जब तक रस्सी सेम है T1 T1 T1, हर हिस्से में टेंशन क्या है? T1। जब तक रस्सी सेम रहेगी तब तक टेंशन सेम रहेगी। रस्सी बदलते ही टेंशन बदल गई। पहले T1 T1 चल रही थी, अब क्या होगी? T2 आ गई। अरे समझे हो बात को? ये एक वेट क्या है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है अर्थ का? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो mg वेट भी एक टाइप का फोर्स ही होता है। अगली बात बच्चों, आप फोर्स के बारे में लिख सकते हो। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। लिख लो, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वहाँ बाहर रखा आऊँगा मैं टेबल पे, एक बार लेके आ। बच्चा चुप रहेगा। लिख लिया सबने? फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आगे सुनो नेक्स्ट पॉइंट। तो पहले नियम ने बच्चों आपको क्या कहा कि बॉडी के ऊपर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो अगर उसकी वेलोसिटी जीरो है तो जीरो रहेगी, अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। कब तक है? बाहर से फोर्स ना लगे। याद रखोगे बात को? इस बात पे 2 प्रश्न करके दिखाओ मुझे। आवाज ना आए। एक ऑब्जेक्ट है 2 kg की, ये एक ऑब्जेक्ट है 5 kg की। यहां एक फोर्स अप्लाई कर दिया 5 न्यूटन। कितना फोर्स अप्लाई कर रखा है? 5 न्यूटन। और ये दोनों ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हैं। किससे मूव कर रही हैं? दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो आपको बताना है फाइंड, इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, फाइंड नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स बताओ कितना है? सोचो 10 होगा कि कुछ और होगा या कुछ और आएगा? दिमाग लगाओ। तो वेरी गुड प्यारे बच्चों, सबका जवाब बिल्कुल सही है, 0। अरे नेट फोर्स पूछा है और बॉडी किससे चल रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से। जब तक वेलोसिटी कांस्टेंट है तो नेट फोर्स क्या है? 0। अरे समझे हो बात को? बड़े होशियार। लगा रखा है, क्या पता फ्रिक्शन लग रहा हो। तो नेट फोर्स पूछा था। कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई बॉडी तभी चल सकती है जब नेट फोर्स 0 उस पे। नियम यही तो सिखा रहा है हमें। नियम से सीखने को क्या मिला? यही तो मिला था कि जब तक बॉडी रेस्ट पे है तो भी समझ लियो नेट फोर्स 0 है। अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो समझ लियो नेट फोर्स 0 है उस पर। अरे क्लियर है बात सबको? आगे बढ़े। ये क्वेश्चन नीट में पूछ रखा था, उन्होंने एक बात बदल दी। बस क्या बदल दी? उन्होंने ये बॉडी ऐसे रखने की बजाय ऐसे रख दी थी कि यूं कोई फोर्स लगा दिया, मान लो F जो भी, इसका कुछ मास दे दिया, मान लो 2 kg कह दिया, इसको 4 kg कह दिया और बोल दिया ये सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। तो बताओ 4 kg वाले पे नेट फोर्स कितना है? 0। क्या आएगा उत्तर? 0। क्यों होशियार हो जाओ। 5 ऊपर लग गया, mg नीचे लगता है। चलो करते हैं कैलकुलेशन। आना क्या है? 0। समझ के बात को? एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 5 kg और इस पे 3 फोर्स अप्लाई कर दिए। कितने फोर्स अप्लाई कर दिए? 3। इस तरीके से अप्लाई किए कि दे कैन बी रिप्रेजेंटेड
लाइक दिस। उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? लाइक दिस। ये लाइक दिस क्या है? अलोंग द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, टेकन इन ए सेम ऑर्डर। ये 2 न्यूटन का था, ये 5 न्यूटन का था, और ये मान लो 6 न्यूटन का था। तो आपको ये बताओ इन फोर्स की वजह से इस बॉडी में कितनी एक्सेलरेशन आएगी? क्यों? क्यों जीरो क्यों हुआ? इक्विलिब्रियम में कौन है? अरे वो फोर्स है, वो बॉडी थोड़ी ना है, वो फोर्स है 3। इक्विलिब्रियम में फोर्स थोड़े ना होगा, बॉडी हो सकती है इक्विलिब्रियम में। तो बच्चों इस बात से ये बात साबित होती है कि आप कॉपी को बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद है? और बड़े अच्छे से समझाया था क्लास में कि अगर 3 वेक्टर 3 साइड से दर्शा दो सेम ऑर्डर में तो उनका रिजल्टेंट 0 होता है। और समझाया भी था क्यों? क्योंकि अगर इन 2 का रिजल्टेंट निकालोगे ना तो ये आएगी तीसरी साइड, कैसे ऑर्डर में? अपोजिट ऑर्डर में। और आपने जो तीसरा फोर्स ले रखा था वो इस रिजल्टेंट के अपोजिट हो गया। इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ये, और तीसरा ऐसे अप्लाई कर दो इतना ही, तो नेट कितना हो गया? 0। अरे हाँ या ना? तो ये जो 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं इनका रिजल्टेंट फोर्स कितना है? 0। कोई भी क्लोज्ड फिगर हो, कोई भी क्या हो? क्लोज्ड फिगर, अगर उसकी साइड से वेक्टर दर्शा रखे हो या फोर्स दर्शा रखे हो सेम ऑर्डर में, उन सब का रिजल्टेंट क्या होता है? 0। जैसे मैं ये कह देता दिस 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 दिस, ये 10 न्यूटन मान लो, ये 40 न्यूटन मान लो, ये 60 न्यूटन मान लो, ये कुछ भी कितना ही मान लो 80 न्यूटन मान लिया, इन सब का रिजल्टेंट कितना है? 0 है। इन सब का रिजल्टेंट क्या है? 0। ये बताया था वेक्टर में। तो अब इस बॉडी की एक्सेलरेशन क्या आएगी? 0। क्यों 0 आई? नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 है तो ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। समझ गए क्या बात को? तो पहले नियम को अप्लाई भी करना आना चाहिए, पहले नियम को अप्लाई भी करना आना चाहिए कि भाई अगर नेट फोर्स 0 है तो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो उसी से चलती रहेगी। याद हो जाएगी ये बात। अब सुनो तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एडिंग डाल लो सब। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन सबसे लेंथी टॉपिक है, 2 या 3 या 4 दिन यही चलेगा। मतलब इसकी अलग अलग एप्लीकेशंस आएंगी, उनको सीखेंगे। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो पहले इसकी स्टेटमेंट सुनो क्या कहा इसने। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लिख लियो साथ के साथ, बच्चों क्या था न्यूटन सेकंड लॉ? कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए लीनियर मोमेंटम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के। जितना ज़्यादा बाहर से फोर्स अप्लाई करोगी बॉडी की मोमेंटम में पर सेकंड उतना ही ज़्यादा चेंज आएगा। फोर्स ज़्यादा अप्लाई करोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, दोनों क्या हैं शिव में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो गौतम जो कांस्टेंट आता है वो 1 आता है, तो F इज इक्वल टू कितना हो गया? dp बाई dt। कितना हो गया अक्षित? वो dp बाई dt। समझ आ गई सबको बात? यहाँ से एक बात, 2 बात, 3 बात, 4 बात जो भी सीखने की उनमें से शुरुआत यहाँ से हुई है। F इज इक्वल टू कितना है? dp बाई dt। सब बच्चे जानते हैं P क्या होता है? mv। तो 2 क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है तो डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल कहता है कि प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना है तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन।
m एज इट इज v का डिफरेंशिएशन क्या हो गया dv बाई dt, v एज इट इज तो m का डिफरेंशिएशन क्या हो गया dm बाई dt। अगर सिचुएशन ऐसी हो कि मास भी और वेलोसिटी भी दोनों ही टाइम के साथ वेरी कर रहे हो तो ये फार्मूला यूज करेंगे फोर्स निकालने के लिए। अगर सिचुएशन ऐसी हो कि जहां मास तो कांस्टेंट हो और वेलोसिटी वेरी कर रही हो, मास तो कांस्टेंट हो रे वेलोसिटी वेरिएबल हो, क्या हो वेलोसिटी वेरिएबल, तब देखो मास कांस्टेंट है तो उस टाइम के साथ कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो dm बाई dt कितना होगा 0, और dm बाई dt 0 तो f होगा m, ये टर्म 0, m dv बाई dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम क्या होता है एक्सेलरेशन, तो फोर्स क्या आ गया मास इनटू एक्सेलरेशन। लगभग 99% या 98 या 95% के सेंस में तो फोर्स का यही फार्मूला यूज होता है कि फोर्स किसके बराबर है मास इनटू एक्सेलरेशन। बट हर बार ये बात सत्य हो जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है क्या पता मास तो वेरिएबल हो और वेलोसिटी क्या हो कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या हो कांस्टेंट। ऐसे 3 केस करवाऊंगा जिनमें मास वेरी कर रहा होगा वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, और तीनों सिर्फ कंपटीशन के लिए होते हो, तीनों सिर्फ किसके लिए कंपटीशन के लिए। तो बच्चों जरूरी है ऐसी सिचुएशन कोई डेली लाइफ से बता सकते हो जिसमें मास वेरी हो रहा हो और वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही हो? नहीं, सुबह सुबह देखना जब पानी के टैंकर जाते हैं ना ये, अरे अपने यहाँ जो रोड के किनारे में बीच में जो पट्टी है इसमें पौधे लगा रखे हैं, इन पौधों में पानी दिया जाता है, क्या दिया जाता है इनमें पानी। तो जो टैंकर आता है ना पानी का वो मान लो तेज स्पीड से जाने लग रहा है, और अक्सर आप देखोगे 50% ऐसे होते हैं पीछे से ओपन होते हैं, वो पानी निकल रहा होता है, पानी क्या कर रहा होता है निकल रहा होता है। अब एक सिस्टम, वो पूरा सिस्टम सोचो, ट्रैक्टर है, टैंक है, टैंक में पानी है, ट्रैक्टर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, पानी लगातार बाहर निकल रहा है, तो सिस्टम का मास बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो मास क्या है वहाँ वेरिएबल, और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, किससे चल रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी। वहाँ पता लगाना हो बताओ कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो हम इस सिचुएशन का यूज करेंगे। रॉकेट जो ऊपर की साइड जा रहा हो, हवाई जहाज जा रहा हो, खासकर तो हवाई जहाज तो नहीं, खासकर रॉकेट में होता है, रॉकेट में फ्यूल होता है, वो फ्यूल बर्न करता है, रॉकेट तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, मैक्सिमम रॉकेट का मास फ्यूल होता है, क्या होता है फ्यूल, तो फ्यूल लगातार बाहर निकल रहा है, फ्यूल लगातार बाहर निकल रहा है, तो सिस्टम का मास वेरी कर रहा है कि कांस्टेंट है, वेरी कर रहा है। अरे समझे बात को, कभी भी गेहूं निकालते हुए मशीन देखी है चलती हुई? वो मशीन ऊपर से उसमें से गेहूं साथ में ट्राली होती है, ट्राली में गिरते चलते हैं, ट्रैक्टर और मशीन दोनों साथ साथ चल रही है। तो ट्राली वाला जो सिस्टम है उसमें लगातार गेहूं गिर रहा है, तो लगातार गेहूं गिरेगा तो मास बढ़ेगा, और उसे अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मशीन के साथ साथ चलाना है तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा ट्रैक्टर वाले को, वो एक्स्ट्रा एफर्ट मतलब एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। कितने फोर्स की ज़रूरत होगी उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए, इस चीज़ को देखेंगे हम। गन देखिए, गन, गन में से जब बुलेट फायर की जाती है तो लगातार बुलेट, अरे निकल तो उस गन में से ही रही है, या दिमाग में बुलेट भरे बैठे हो जय श्री राम, एक और लोड, एक और लोड, एक और लोड। पुराने ज़माने में तो होता था ऐसे, एक मंत्र बोला और वो प्रकट हो गया, तीर प्रकट हो गया और फिर छोड़ दिया, फिर एक मंत्र बोला एक तीर और आ गया, फिर वो प्रकट हो गया। अब गोलियां ऐसे मंत्र बोलने से नहीं आएंगी, वो तो उसमें लोडेड है पहले से ही। तो लगातार फायर करोगे तो उसमें से मास लगातार बाहर निकल रहा है, मास बाहर निकल रहा है। अगर उस बुलेट, उस गन को वहीं पे पकड़े रखना है तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। वो फोर्स अप्लाई, द बुलेट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी but the mass of the system is changing, so need to apply some force to hold the machine gun at its position, that is calculated with the help of this formula। एक होज पाइप, एक पाइप, कभी अगर फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी जा रही हो और बैम हो रहा हो कि मेरे अंदर ताकत और मैं जिम करता हूँ और ये करता हूँ, तो जाके वो होज पाइप ले लेना, उसमें से पानी निकालना, पता चले उसके साथ हवा में झूम रहे हो। बहुत फोर्स लगाना पड़ता है उसको होल्ड करने के लिए, क्या करना पड़ता है, उसमें से पानी जा रहा हो तो बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। इवन वाटर स्पोर्ट कुछ एक्टिविटी होती है जिनमें से पानी निकल रहा हो, आप उस पाइप को पकड़ लो तो आप यूँ इधर उधर इधर उधर जा रहे हो। तो अब बड़ा होशियार है ये बच्चा,
तो वो क्या है, वहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या वेरी कर रहा है, मास। इतने एग्जाम्पल देने के बाद तो मन में आएगा सर ये 99% क्यों लिखा है, सारे केस तो आपने वो गिनवा दिए जिनमें क्या हो रहा था, मास वेरी कर रहा था। इतने सही एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं जो दिमाग में थे वो बता दिए हैं। तो उन सब में हम, जब मैं फार्मूला पुट करूं तो फिर इस दिन को याद रख लियो, मैं याद दिलाऊंगा 19 अगस्त 2022। क्या फार्मूला बताया था फोर्स का, एक v इंटू अल्फा या v dm बाई dt, और मैक्सिमम जगह क्या यूज होगा, ma, f इज इक्वल टू ma। तो दूसरे नियम से ये बात समझ आई। दूसरे नियम से एक छोटी सी बात और आती है प्यारे बच्चों निकल के, एडिंग डाल लो उसको, इंपल्सिव फोर्स एंड इम्पल्स, impulsive force and a impulse। सुनो तो एक बात ध्यान दियो जरा, कभी लाइफ में मौका मिला है फुटबॉल को किक करने का, पक्का? अगर ना ऐसा मौका मिला है तो यहाँ स्मार्ट रिलायंस वाले में चले जाइयो, एंटर होते फुटबॉल रखी है, लेना और किक, ठीक है? आगे जो नुकसान हुआ आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है। तो आप जैसे ही किक करोगे ना, तो उस किक मतलब पैर में और फुटबॉल में कितनी देर का कांटेक्ट होगा, बहुत कम सेकंड का, और उससे इफेक्ट बड़ा प्रोड्यूस होगा। पर्स भी हल्का हो सकता है, और किसी भारी चीज से जा टकराए वो तो सर हो जाएंगे कि हे राहुल निकाल पैसा, तो फिर यूँ मत कहना वो आशीर्वाद साइड चले जाओ, वहाँ ऊपर ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है। तो क्या था आपके पास, इफेक्ट लार्ज प्रोड्यूस हुआ, फोर्स से शॉर्ट टाइम के लिए लगा। फोर्स किसके लिए लगा, शॉर्ट टाइम के लिए। ऐसे फोर्सेस को बोला जाता है इंपल्सिव फोर्स। कैसे फोर्स है, इंपल्सिव फोर्स। इनको मेजर करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं ये, वेरिएबल। एवरेज तो निकाल सकते हो, बेस गिवन इंटरवल के लिए इतना एवरेज फोर्स लगा होगा, बट वो अमाउंट लगभग से निकालनी क्या होती है, मुश्किल। फोर्स जो शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करेंगे और इफेक्ट उनका लार्ज हो, ऐसे फोर्स क्या कहलाते हैं, इंपल्सिव फोर्स। उनके इफेक्ट का नाम होता है इम्पल्स। उनका इफेक्ट क्या था, उससे बॉडी की मोमेंटम चेंज होगी। क्या चेंज होगी, मोमेंटम। क्रिकेट का ही एग्जांपल ले लो। क्रिकेटर ने बॉलर ने बॉल फेंकी तो उसने बैट लेके खड़ा था वो, और उसने तेज 6 रन तक पहुंचा दी बॉल। तो पहले आई तो बॉल उसकी वेलोसिटी और मास की गुणा करो, बच्चा बाद में बोल लिए इस शब्द पे, इतना ही अच्छा लग रहा है तो 3 बार तू बोल चुका है, कुछ साबित करना चाह रहा है, तो दिमाग के गंद को निकाल के यहां ध्यान दे ले, ज्ञान भर ले उसमें। तो क्या आया, उसकी मोमेंटम थी कुछ, उसकी डायरेक्शन बदली तो भी चेंज आएगा मोमेंटम में। स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड भी बदला, वो भी चेंज, डायरेक्शन का भी चेंज और मैग्नीट्यूड का भी चेंज। तो बहुत लार्ज चेंज इन मोमेंटम आया। बट बैट और बॉल में कांटेक्ट कितनी देर का हुआ, बहुत थोड़ी देर के लिए। वो जो बैट ने बॉल पे फोर्स लगाया या बॉल ने बैट पे फोर्स लगाया, एक्शन रिएक्शन, उसको इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इंपल्सिव फोर्स। तो अर्थात इंपल्सिव फोर्स की डेफिनेशन समझ आ गई। और उससे क्या चेंज हुआ आयुषी, मोमेंटम में चेंज आया। किस में चेंज आया, मोमेंटम। और साक्षी उस चेंज इन मोमेंटम या इफेक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्स को क्या बोलते हैं, इम्पल्स। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इसको इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। समझ आ गई बात, लिखो इसको अंग्रेजी में। यही बात बताई थी अभी जो समझा रहे थे कि भाई इम्पल्सिव फोर्स क्या है, द फोर्स विच एक्ट्स फॉर ए शॉर्ट टाइम पीरियड एंड प्रोड्यूस ए लार्ज चेंज इन ए मोमेंटम, उसको क्या बोलोगे, इम्पल्सिव फोर्स। और उसका जो इफेक्ट है इम्पल्सिव फोर्स का क्या कहलाता है, इम्पल्स।
इम्पल्स की यूनिट की बात करोगे तो क्या आएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। डायमेंशंस किलोग्राम है तो m1, मीटर है तो L1, पर सेकंड है तो t-1। और कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। अब सुनो जरा इम्पल्स के बारे में, अगली बात पे चलें तो मैंने बताया था कि इम्पल्सिव फोर्स क्या प्रोड्यूस करेगा, चेंज इन मोमेंटम। न्यूटन का दूसरा नियम सीखा था, F इज इक्वल टू क्या होता है, dp/dt। तो यहाँ से चेंज इन मोमेंटम चाहिए तो dt को ऊपर ले आओ, तो F इंटू dt क्या आया, F इंटू dt। तो जो इम्पल्स है अर्थात जो चेंज इन मोमेंटम है वो आया इंटीग्रेशन फोर्स का टाइम के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन फोर्स का टाइम के रिस्पेक्ट में। और ऐसी इक्वेशन लिख रखी हो और F और T का ग्राफ दे रखा हो तो उसको एरिया अंडर द ग्राफ बोला जाता है। याद हो तो ऐसा करवाया था, एरिया अंडर द ग्राफ निकालना हो तो मैंने बताया था दोनों क्वांटिटी की प्रोडक्ट निकाल लो। क्या निकाल लो, दोनों क्वांटिटी की प्रोडक्ट। देखो एक बात सोचो, फोर्स मोमेंटम टाइम ग्राफ दे रखा हो तो फोर्स हो गया स्लोप। अरे स्लोप कैसे निकालते थे, चेंज इन y कोऑर्डिनेट बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट। अगर मोमेंटम टाइम ग्राफ है तो dp/dt तो स्लोप हो गया ना मोमेंटम टाइम ग्राफ का। अगर मैं इसको ऊपर गुणा में ले जाऊं तो फोर्स इंटू टाइम, क्या आ गया, फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स और टाइम की प्रोडक्ट होगी, तो ft ग्राफ का क्या हो गया, वो एरिया। तो इम्पल्स के दो फार्मूले याद रख लियो, एक तो ये किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम। ग्राफ दे रखा हो तो एरिया अंडर ft ग्राफ, एरिया अंडर ft ग्राफ। इम्पल्सिव फोर्स क्या है, इम्पल्स क्या है, उसकी यूनिट, उसकी डायमेंशन, उसकी नेचर, उसका फार्मूला। समझ आ गया सबको। और बच्चों इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम है, इसको कई बुक में क्या लिखा होता है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या लिखा होता है इसको, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। कर लोगे इस काम को, समझ आई है सारी बातें, अरे हाँ या ना।